चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी व्यंजनों की स्वर आश्रितता, उच्चारण बाधा तथा अल्प प्राण महाप्राण वर्गीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अध्वनि निहित होती है। क्या यहां तक लाइन सही है? आप एक बार देख लीजिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले बोल ही देता हूं। जब तक वह स्वर से न जुड़ा हो। क जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के किसी भाग का वायु का पूर्ण अवरोध होता है वे सभी अल्प प्राण होते हैं। एल कहता है अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्य का उच्चारण रखते हैं, इसलिए इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। सभी महाप्राण व्यंजन जो होते हैं वो घोष व्यंजन होते हैं। चलिए आप अपना उत्तर बताइए और अपना उत्तर बनाइए भी भाई, क्योंकि पढ़ा दिया हूं तो अब उत्तर तो बन ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और नहीं बन रहा है तो देखते हैं। चलिए एक मिनट। चलिए कहता है प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि निहित रहती है जब तक वह स्वर से न जुड़ा हो, यानी किसी और स्वर से। जैसे कहता है क, कहता है तो क में अ की ध्वनि निहित है, बिल्कुल सही कथन हो गया यहां तक। जब तक वह स्वर से न जुड़ा हो, यानी कि यदि क को हम इसके अंदर ई लगा दें, बड़ी की मात्रा मतलब बड़ी की मात्रा से जोड़ दें तो ये ई हो जाएगा, मतलब ये नया स्वर से जुड़ा तो फिर उसका ध्वनि वैसा हो जाएगा, यानी ये तो सही हो गया। अ छुपा रहता है। क्या देखते हैं, कहता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से किसी भाग पर वायु का पूर्ण अवरोध होता है वे सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। ये गलत है। कहता है ये चाहता है अल्प प्राण की विशेषता क्या है? अल्प प्राण की विशेषता यह है कि जब हम बोलते हैं तो हवा जहां ज्यादा कम निकले उसको हम अल्प प्राण बोलेंगे, और उच्चारण में हवा यदि ज्यादा निकला तो उसको हम महाप्राण बोलेंगे। ये जो लाइन बोल रहा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के किसी भाग पर वायु का पूर्ण अवरोध होता है वे सभी अल्प प्राण होते हैं, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसे जो व्यंजन होते हैं जिसमें वायु कहीं ना कहीं से टकराता है या अवरोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभी ये पढ़ा, हम उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ये लाइन तो गलत हो गया। तीसरा कहते हैं अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के मध्य का उच्चारण होते हैं, इसीलिए अर्थ स्वर भी कहते हैं, इसको भी पढ़ाया हूं, तो ये भी हो गया। सभी महाप्राण व्यंजन घोष होते हैं। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि क ख ग घ अंग, ठीक, तो कोई भी जैसे वर्ग है उसमें हमने देखा कि जो पहला अक्षर होगा क ख ग, दूसरा तीसरा और अंग यानी पांचवा, ठीक, ये क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। आप भी बोल के देख सकते हैं। लेकिन जब ख ग घ बोलेंगे यानी दूसरा और तीसरा जो दूसरा और चौथा जो अक्षर होगा वो महाप्राण होगा। जबकि घोष अघोष में हमने क्या देखा? घोष अघोष में देखा कि पहला और दूसरा अक्षर जो होगा, पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो अघोष होगा, अघोष होगा, और तीसरा चौथा और पांचवा जो होगा ये घोष होगा। तो सभी महाप्राण व्यंजन घोष होते हैं। क्या ये सही है? सभी महाप्राण व्यंजन, सभी महाप्राण मतलब ये 2 और 4, तो ये जरूर, ये 2 वाला तो अघोष हो गया, ठीक, ये 2 वाला जो कि महाप्राण में था वो अघोष हो गया, यानी ये लाइन तो गलत हो गया, तो एम तो गलत हो गया, ठीक। तो कौन सा हुआ? जे और एल सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ठीक। चलिए पीडीएफ नोट्स को तैयार करके एक बार जब क्लास में आते हैं, आप लोग को पीडीएफ पहले से दे दिया जा चुका है, जो क्लास वाले बच्चे हैं उनको, तो वो पहले से पीडीएफ को एक बार पढ़ करके आइए ताकि आसानी से आपको समझ में आए, कहीं पर कोई कठिनाई ना हो। पढ़ने में कोई बुराई भी नहीं है, 4 पेज 5 पेज रहता है, एक नजर डालिए और आ जाइए, क्या दिक्कत है? एग्जाम निकालना है, बस यही टारगेट रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हिंदी में सभी अघोष व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि अघोष व्यंजनों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है, न कि स्वर तंत्रियों का। ठीक, सबसे पहली बात, सभी अघोष व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, इस पर बात करूं मैं, आप अपना उत्तर बना लीजिएगा। इस पर बात करूं तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अघोष कौन सा होगा? अघोष जो होगा वो होगा पहला और दूसरा वर्ण। ठीक, और अल्प प्राण कौन सा होगा? तो अल्प प्राण होगा पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण हो जाएगा। अब बोल करके भी देख लीजिए, क ख ग घ अंग, जिसमें हवा ज्यादा निकला वो महाप्राण, जिसमें कम निकला वो अल्प प्राण, तो ये अल्प प्राण में आ जाएगा। ठीक, ये सॉरी, हाँ, ये आ गया आपका अघोष में और ये आ गया अल्प प्राण में। तो इसको अगर मिलाएंगे तो कहता है हिंदी में सभी अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन क्या हो गया? एक और दो, तो अघोष व्यंजन अल्प प्राण है क्या? दो यहां अल्प प्राण है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। दूसरा कहते हैं क्योंकि अघोष व्यंजनों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है, न कि स्वर तंत्रियों का, तो हमने ये लाइन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो घोष व्यंजन होते हैं उसमें स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग होता है। जैसे घोष व्यंजन में आप देखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो घोष व्यंजन है उसमें स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग होता है, झंझनाहट होता है, जबकि अघोष में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये लाइन हो गया, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर प्रकार के प्रश्न जो है उसको मैंने रखने की कोशिश की है। मैंने बताया है कि हम जो क्लास करेंगे उसमें हम नया प्रश्न भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो उस प्रकार से हम तैयार कर रहे हैं क्लास को, ताकि कहीं से भी कोई कंफ्यूजन, कोई गड़बड़ी ना हो। व्यंजनों को प्राण वायु की मात्रा के पर कम से अधिक क्रम में सजाइए, यानी ऐसा सजाना है जिसमें हवा कम निकले, कम से अधिक निकले, यानी सबसे पहले कम वाला फिर अधिक वाला, ऐसा निकालना। ठीक, तीसरा वाला, तीसरा क्वेश्चन, कम से अधिक ना, तो कम से अधिक में क्या होगा? अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो पहले देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में आप देख लेंगे क, बोल करके भी देख लीजिए। अल्प प्राण में हो गया क, हो गया ग, हो गया और अंग हो गया। ठीक, महाप्राण में क्या हो गया? ख हो गया और घ हो गया। अंतस्थ व्यंजन में क्या हो गया? य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। ऊष्म व्यंजन में क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन में आपका कोई भी व्यंजन जिसको बोलने से ऊष्मा निकलती हो, मतलब कई बार टकराता हो और ऊष्मा निकलती हो, जैसे हो गया आपका श, स, स और ह। ठीक, अब इसको मिला करके देख लीजिए, नॉर्मल भी मिलाएंगे। क, ख, य, श, क, ख, य, श। तो क जो होगा वो अल्प प्राण होगा। सबसे पहले क, ख, क, ख, य, श। हाँ, अंतस्थ व्यंजन जो होगा सबसे पहला होगा अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि इसमें सबसे कम हवा निकल रही है। आप बोल करके देखिए, क, ख, य, श, क, ख, य, श। तो क पहले आ गया, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन पहले आ जाएगा, यानी आर पहले आ जाएगा, तो आर पहले लिख दिया। आर के बाद क्या आएगा? तो आर काट दिया बाहर। अब क्या आएगा? अल्प प्राण आएगा कि महाप्राण आएगा? तो फिर से बोल के देख लीजिए, क, ख, श, क, ख, श, क, ख, श, क, ख, श। तो पहले अल्प प्राण आ गया, ये हो गया पी। ठीक, तो ऐसे बोल करके भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डीप में पढ़े हैं तो ऐसे बोल कर भी नॉर्मल, देखिए अभी मैंने आपको क्लास कराया, क्लास के बाद ये करा रहा हूं आपसे। प्रश्न ये देखिए, इसको कौन पढ़ाएगा, इसको कैसे कोई पढ़ाएगा कि किस प्रकार से? तो मैं आपको बेसिक बता दिया। अब बेसिक में आपको जैसे अल्प प्राण पता है, महाप्राण पता है, अंतस्थ पता है, उस व्यंजन पता है, तो इसको आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, बोल करके भी बना सकते हैं। जैसे अभी ही अगर मान लो अगर ये क्रम ना रहे, ठीक, मैं इतना ही लिखता हूं कि अल्प प्राण में होगा क, ग और अंग।
ठीक। महाप्राण में चलो इसको बैक नहीं आएगा ना, महाप्राण में क्या होगा, ख होगा, ग होगा, ठीक है। अंतस्थ में क्या होगा, तो अंतस्थ में य, र, ल, व होगा, ठीक। अंतस्थ मतलब अंदर ही रह जाएगा, बहुत ज्यादा टकराव नहीं होगा। उष्ण व्यंजन मतलब इसमें हवा निकलेगा, वो भी गर्म, बहुत ज्यादा टकराने की वजह से। तो एक स हो जाएगा, स हो जाएगा, श हो जाएगा और ह हो जाएगा, ठीक। नॉर्मल आपको सबसे अधिक हवा किसमें निकलेगा, सबसे कम हवा किसमें निकलेगा, ऐसे भी पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा हवा किसमें निकलेगा, तो उष्ण व्यंजन में सबसे ज्यादा हवा निकलेगा, कि कुछ टकराव बहुत ज्यादा होगा, इसलिए सबसे ज्यादा हवा निकलने वाला है। इसलिए आखिरी में हम एस को रखेंगे। तो एस तो सभी में दिया है। मेन सवाल है कि शुरू में पी होगा कि आर होगा, मेन सवाल है शुरू में पी होगा कि आर होगा। नॉर्मल भी बोल करके आप देख सकते हैं। आपको मेन कंफ्यूजन जो होने वाला है अल्प प्राण और अंतस्थ में होने वाला है। तो आप क बोलिए, य बोलिए, क य किस में हवा ज्यादा निकल रहा है, तो हवा ज्यादा इसमें निकल रहा है, तो इसको हम पहले रख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान, ठीक। नॉर्मल भी आप तैयारी करेंगे ना, नॉर्मल बस कंसेप्ट को, बेसिक को समझ गए तो काम हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, ह को उष्ण व्यंजन होते हुए भी घोष व्यंजन क्यों कहा जाता है। पूछता है कि घोष व्यंजन की क्या विशेषता है, तो घोष व्यंजन की यही विशेषता है कि जब उसका उच्चारण किया जाएगा तो स्नायु तंत्र जो होंगे झंझीकृत होंगे, इसलिए उसको घोष व्यंजन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉलम को सजाना है, कॉलम को मिलाना है, घ, क, ज और थ ऐसे दिया हुआ है, इसको इसमें मिलाना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5। चलिए मिला करके देखिए एक बार, अगर बन जाए तो अच्छा है, नहीं बना तो और भी अच्छा। घ क्या होगा, घ वह व्यंजन जिसमें उच्चारण में हकार के सदृश ध्वनि स्पष्ट होगी, यह व्यंजन जिसमें उच्चारण में श्वास की मात्रा न्यूनतम होगी। तो घ में क्या होगा, घ एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं उसको, महाप्राण व्यंजन है ना, महाप्राण व्यंजन है, इसमें श्वास ज्यादा निकलेगा और हकार जैसी ध्वनि होगी। तो कौन कौन सा हो गया, ग और घ दो महाप्राण, सॉरी क, ख और घ दो महाप्राण व्यंजन है। अगर क वर्ग में देखते हैं तो घ को हम लोग देख लेते हैं, अगर ये रहता है इसका मतलब ये महाप्राण के विषय में बात कर रहे हैं, तो 1 का 2 करके पहले देख लेते हैं, ठीक। बाद में अगर नहीं जमेगा तो फिर जमाएंगे। फिर क देखते हैं, क क्या है, क वह व्यंजन जिसमें श्वास का प्रक्षेप अत्याधिक होता है, क नहीं अभी देख लेते हैं। वह व्यंजन जिसमें स्वर तंत्रियों का कंपन पाया जाता है, क स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं। वह व्यंजन जिसमें उच्चारण में श्वास की मात्रा न्यूनतम रहती है, तो ये हो सकता है ऐसा, ठीक। बी का 1 हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हो, अभी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। आपको बस पढ़ लेना है, पढ़ के कंसेप्ट को समझ लेना, तो फिर ऐसे भी बन जाएगा। देखिए मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं, अभी जो बना रहा हूं, इसमें कोई थ्योरी को याद नहीं कर रहा, मैं बस यही देख रहा हूं, बोल के ही तो देख रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं, ठीक। फिर ज देखते हैं, वह व्यंजन जिसमें स्वर तंत्रियों का कंपन पाया जाता है, ज वह व्यंजन जिसमें स्वर का प्रक्षेप अत्याधिक होता है, जिसमें श्वास का प्रक्षेप अत्याधिक होता है। श्वास का प्रक्षेप अत्याधिक मतलब होगा वो व्यंजन क्या बोलते हैं, महाप्राण। तो महाप्राण व्यंजन पहले छांट लीजिए, अगर छांटेंगे तो ये हो जाएगा महाप्राण व्यंजन, थ महाप्राण हो जाएगा, तो डी का 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक। चल अगला प्रश्न देखते हैं, 2016 में पूछा गया प्रश्न है पंचमाक्षर। अच्छा इसको बताना भूल गया, इसको आप लोग को ना एक पंचमाक्षर से भी पूछता है, अनुशासिक से भी पूछता है, इसको क्लास में बताना मैं भूल गया हूं। पंचमाक्षर, अभी पंचमाक्षर भी बोलता है और इसी को बोलता है अनुशासिक। तो किसी भी वर्ग में क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या प वर्ग हो, इसका जो 5वां अक्षर है, फिफ्थ जो लेटर है, फिफ्थ जो अल्फाबेट है,
उसको हम बोलेंगे पंचमाक्षर या उसी को बोलते हैं अनुशासिक। ठीक, तो क ख ग घ अंगा, अंगा पांचवा हुआ, च छ ज झ इया पांचवा हुआ, ट ठ ड ढ अड़ पांचवा हुआ, त थ द ध न पांचवा हुआ, प फ ब भ म पांचवा हुआ। तो इस प्रकार से अगर इसको देखें तो इसका पांच पांच करके पांच पांच मतलब हर में एक एक मतलब 5 अक्षर होंगे। ठीक है, तो पंचमाक्षर पूछे या अनुशासिक पूछे एक ही है। सीजी व्यापम 2016 में पूछा था। तो इस प्रकार से 5 जो है वो पंचमाक्षर है। तो अंग, इय, ड़, न और प फ ब म, ये 5 पंचमाक्षर है। तो कौन सा पंचमाक्षर है या अनुशासिक है ऐसा पूछेगा तो आपको वही 5वां रखना है। तो ज्ञा तो नहीं होगा, री भी नहीं होगा, क्ष भी नहीं होगा, ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नया प्रश्न है। व्यंजनों के उच्चारण स्थान, घोष, अघोष तथा संयुक्त द्वित्व संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। कहता है स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन है जो पूर्ण रूप से किसी न किसी उच्चारण स्थान स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्पर्श व्यंजन वे हैं जो पूर्ण रूप से किसी न किसी उच्चारण स्थान का स्पर्श करते हैं। क, ख, ग, घ, क, च, ट, त, प, बिल्कुल स्पर्श तो करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है वर्गीय व्यंजनों का वर्गीकरण केवल उच्चारण स्थान पर आधारित है, न कि प्राण या घोष के आधार पर, बिल्कुल सही। क्योंकि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसका हम लोग जो वर्गीकरण किए थे वो कैसे किए थे? उच्चारण स्थान के आधार पर। अर्थात हमने उसमें देखा था कि वो क्या देखा था उसमें हमने देखा था कि स्पर्श व्यंजन में देखा था, स्पर्श व्यंजन जहां पर स्पर्श करेंगे उच्चारण होगा उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया था। तो ये भी सही हो गया। अगला लाइन देखते हैं, द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन दोनों में पहला व्यंजन जो होता है वह स्वर रहित होता है। द्वितीय व्यंजन का उदाहरण हमने देखा था कि जैसे हमको पक्का लिखना है तो हमने देखा था कि आधा क और फिर पूरा क होता है और ऐसे हम लिख सकते हैं पक्का। ठीक, वैसे ही संयुक्त व्यंजन में हमने देखा था कि जैसे हमको अक्षर लिखना है या त्र लिखना है, त्र, तो त्र में पहला अक्षर जो होगा त और दूसरा अक्षर र होगा। ठीक, तो त हमेशा आधा होगा यानी इसमें स्वर नहीं होगा। तो ये लाइन भी सही हो गया। संयुक्ताक्षर बनाने पर एक नया व्यंजन निर्मित होता है। तो संयुक्ताक्षर बनाने पर एक नया व्यंजन नहीं बनता है, उसको हम बोलते हैं जो संयुक्ताक्षर बनाने पर एक नया व्यंजन जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो नया व्यंजन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में फर्क है। संयुक्त व्यंजन में हमने देखा जैसे संयुक्त व्यंजन त्र हो गया, संयुक्ताक्षर क्या होगा? जैसे वक्ता लिखना है तो इधर एक क और त, मतलब शुरू वाला जो वर्ण होगा वो स्वर रहित होगा, दूसरा वर्ण जो होगा वो स्वर सहित होगा, लेकिन दोनों वर्ण जो होंगे आपस में सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अगर सेम हो गए तो सेम हो गए मतलब क्या हो गया? वो हो गया द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत। जैसे हमने पक्का का उदाहरण लिया तो ये लाइन तो गलत हो गया, एम। तो क्या हो गया? जे के एल 3 ठो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या या पंचमाक्षर की संख्या कितनी होती है? वही पूछा है प्रश्न, 2016 का ही प्रश्न है, एसीएफ में पूछा था सीजीपीएससी के, और ये होगा 5। क में अंग, च में इय, ट में अड़ और प में न और फिर म। तो ये हो जाएगा 5। पूछा नहीं है कहीं 5, इसलिए ऑप्शन नंबर ई ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अक्षर, त्र और ज्ञान हिंदी में नए जोड़े गए व्यंजन होते हुए भी स्वतंत्र व्यंजन नहीं माने जाते। क्या माने जाते हैं? संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, कथन तो सही, क्योंकि व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बना है, इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं जो खंडनीय नहीं है। तो इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसका मतलब व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, वो पूछा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो गए? या हो गया, र हो गया, ल हो गया और वह हो गया, अंतस्थ व्यंजन है। इसमें भी आपसे पूछता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है। ठीक है, लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो लुंठित व्यंजन हमने देखा था कि अगर इसमें से देखें, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत लुंठित व्यंजन देखें तो एक र हो गया और दूसरा एक लुंठित व्यंजन नया जुड़ा है उसको देखें तो फिर हो जाएगा, दो लुंठित व्यंजन होते हैं फिर ऐसा, तो फिर ये दो लुंठित हो गए। लेकिन इसमें से अगर देखें तो र है। अगर आपसे पूछे पार्श्व व्यंजन जिसमें कि ल, जैसे हवा साइड से निकल जाए तो आपका ल है। यहां पर पूछा है अंतस्थ व्यंजन, ये चारों अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं और इसके अंतर्गत कैटेगरी हमने देखा था, याद होगा आपको। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? तो य है, र भी है, ल भी है और वह भी है, लेकिन यहां पर दिया है ह, तो ह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जोड़ी मिलाना है। चलिए मिलाइए, तो आसान प्रश्न है। चलिए कुछ ट्रिक्स बता देता हूं, फिर शायद आप मिला लेंगे। ट्रिक्स बताऊं क्या? चलिए ट्रिक्स बता देता हूं थोड़ा सा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 11। याद नहीं होगा तो फिर बता देता हूं। क्या होता है? एक तो होता है घोष। घोष में क्या आता है? तो घोष में आता है तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आता है घोष में। अघोष में क्या आता है? तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। अघोष में क्या आता है? अघोष में आता है आपका पहला और दूसरा अक्षर। वैसे ही आपका क्या बोलते हैं, अल्प प्राण में क्या आता है? अल्प प्राण में आता है पहला क, ख, ग, तीसरा घ अंग, पांचवा। महाप्राण में क्या आता है? तो महाप्राण में आता है आपका दूसरा और चौथा। ठीक, तो इस प्रकार से अब मिलाइए। अल्प प्राण महाप्राण पूछा है। ख क्या होगा? ख पहला बात तो अगर देखें तो क्या हो सकता है? ख जो है अघोष हो जाएगा। ख अघोष होगा ना? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें अगर इसके हिसाब से मिला लीजिए तो ख क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। ग क्या होगा? घोष ध्वनि होगा। क ख ग, घोष हो जाएगा। अभी मिला करके देख रहे हैं, मिलेगा तो, नहीं तो फिर और करेंगे। क क्या है? कल तो अल्प प्राण में आता है भ, प फ, प फ ब, क ख ग अंग च छ ज इ तथा तथा अण तथा तथा न, प फ, फ महाप्राण हो गया। दूसरा महाप्राण आएगा ना? हाँ महाप्राण हो गया। ऐसे मिल सकता है। तो ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो इस हिसाब से इसका होना चाहिए बी। तो बी हो जाएगा फिर इसका। और कहीं से मिल रहा होगा तो भी देख सकते हैं, बाकी अभी के हिसाब से तो मैं बी मान रहा हूं, बी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे आपको याद हो गया होगा क्योंकि मैं भी आप ही के साथ तो पढ़ रहा हूं। ल किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, नासिक व्यंजन, लुंठित व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन? तो ल बोल के देखिए, र क्या है? र लुंठित है और ल कैसा है? पार्श्विक व्यंजन। ल साइड से हवा निकल जा रहा है। एक ये जो लुंठित या पार्श्विक आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ के अंतर्गत, जिसमें य, र, ल, व चारों हैं, जिसमें र जो होता है वो हो जाता है आपका र लुंठित और ल जो हो जाता है वो पार्श्विक हो जाता है, साइड से हवा निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है ना, मैं बोला हूं कि सभी प्रकार के प्रश्न कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कहता है अल्प प्राण व्यंजनों में उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है। बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। महाप्राण में अधिक मात्रा में निकलेगा, अल्प प्राण में कम मात्रा में निकलेगा।
दूसरा कहता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग वर्ण महाप्राण होता है क्या? क ख महाप्राण, ग और घ महाप्राण। तो हाँ हो गया यहां पे, क्योंकि ख और घ दोनों महाप्राण हो गए, दूसरा हो गया और चौथा हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अगला देखते हैं, सभी महाप्राण व्यंजन घोष होते हैं क्या? जरूरी नहीं। अभी हमने देखा महाप्राण क्या हो, अल्पप्राण क्या होगा, तो 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। महाप्राण क्या होगा, 2 होगा और 4 होगा। घोष क्या होगा, तो 3, 4 और 5 होगा। अघोष क्या होगा, तो अघोष होगा 1 और 2 होगा, मतलब पहला और दूसरा। तो क्या पूछ रहे हैं, सभी महाप्राण व्यंजन घोष होते हैं। सभी महाप्राण क्या हो गए, ये हो गया, और सभी घोष हो गए क्या? नहीं, ये दूसरा है लेकिन ये अल्पप्राण हो जा रहा है, मतलब ये महाप्राण है लेकिन ये घोष में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गलत हो गया। ठीक, अब एम देखते हैं, सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। अब ये बताइए एम नंबर का पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 13, सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन में क्या है, हमने पढ़ा भी है। ऊष्म व्यंजन मतलब क्या है? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हमने देखा था कि जो उसमें हमको बोलेंगे कि जिसमें हवा निकले, मतलब हवा टकरा करके बहुत निकले गर्म हवा, उसको हम बोलते हैं क्या? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और महाप्राण में भी हमने वैसे इस उदाहरण को भी मतलब इसका मैं बोल करके भी बताया था कि ये सब जो है महाप्राण में आएंगे, अगर आपको ध्यान होगा तो। लेकिन अगर आप सामान्य तौर पर भी सोच करके देखिएगा कि जो क्या बोलते हैं उसको, ऊष्म व्यंजन में अगर आप देखें तो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, एक स, श और श, और एक चौथा ह। और अगर आपने अगर अभी नोट्स को फिर से रिवाइज किया होगा या फिर आपने देखा होगा या पढ़ाते समय मैं बताया हूं तो उसको ध्यान दिया होगा, तो हमने ये देखा था महाप्राण में कौन सा, दूसरा और चौथा महाप्राण में आता है। इसके अलावा जो श, श, स और ह ये भी महाप्राण में आता है। क्यों महाप्राण में? क्योंकि इसमें हवा ज्यादा निकलता है, श, 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 ह, इसलिए ये महाप्राण में भी आता है। तो इसीलिए कहते हैं सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो हाँ, 4 ऊष्म व्यंजन हैं जो कि महाप्राण में आते हैं। ठीक, लेकिन अगर इसी लाइन को अगर उल्टा करके पूछ दे रीजनिंग जैसा कि क्या सभी महाप्राण ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ऊष्म व्यंजन की संख्या केवल 4 है, श, श, श और ह। अंतस्थ व्यंजन की संख्या केवल 4 है, य, र, ल, व। ठीक, य, र, ल, व 4 है। तो सभी महाप्राण ऊष्म व्यंजन होंगे, जरूरी नहीं है लेकिन सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होंगे, ये तो जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़े भी है, नोट्स में भी देखिएगा और मैं पढ़ाया भी हूं। द्विगुण शब्द क्या है? द्विगुण मतलब एक ही वर्ण है जिसका 2 बार उपयोग हो जाए, र और ड़ 2 ठो है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया प्रश्न है ना, ध्यान रखिएगा, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अनुशासिक व्यंजन है और कॉलम दिया है, उच्चारण का विस्तृत वर्णन किया गया है। कौन से अनुशासिक व्यंजन का उच्चारण कहां से होता है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क से लेके क, च, ट, त, प, ये 4 का वर्ण आपको, मतलब 4 का वर्ग पता रहे। क कहां से हो रहा है, कंठ से। च कहां से, तालु से। ट कहां से, उससे मूर्धा से। क, च, ट। त कहां से, दांत से। त के बाद प कहां से, होठ से। तो अब कौन कौन से वर्ण में आता है, कौन कौन से में आता है, देखिए पहला तो देखते हैं क, च, ट, ट, ठ, ड, ढ़, अड़। तो इसी को देख लेते हैं, ये ट वर्ण का है। ट वर्ण का है मतलब आवश्यक तौर पर ये कहां से आएगा, मूर्धा से आएगा। ठीक, तो च डी के लिए देखते हैं कहां पर है, मूर्धा।
यह अनुशासिक व्यंजन जिसका उच्चारण दोनों होंठ के पूर्ण संयोग से होता है, नहीं होगा। यह अनुशासिक व्यंजन ड़ नहीं होगा। यह अनुशासिक व्यंजन जिसका उच्चारण दांतों के निकट जीभ के अग्रभाग से किया जाता है, नहीं। वह अनुशासिक व्यंजन जिसका उच्चारण जीभ और मूर्धा की ओर मोड़कर किया जाता है, तो ड़ तो यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ड़ का तो यही होना चाहिए, यानी डी का होना चाहिए 3। ठीक, अब देखते हैं म का। तो प फ ब भ म ये होता है होंठ वाला। अब म को देख लेते हैं कौन सा है। यह अनुशासिक व्यंजन जिसका उच्चारण दोनों होंठों के पूर्ण संयोग से होता है, मेरे ख्याल से म का यही होना चाहिए 1। फिर इया का, तो च छ ज झ इया कौन सा है ये? च है आपका तालु वाला। अनुशासिक व्यंजन जिसका उच्चारण दांतों के निकट जीभ के अग्रभाग से किया जाता है, अनुशासिक व्यंजन जिसका उच्चारण जीभ को कठोर तालु से लगाकर किया जाता है, तो ये तालु वाला हो जाएगा मेरे ख्याल से। अभी मिला के देखेंगे तो समझ में ही आएगा। न का यही बच जाता है। यह अनुशासिक व्यंजन जिसका उच्चारण दांतों के निकट जीभ के अग्रभाग से होता है, त थ द ध न, यह जीभ में होगा, होंठ से होगा, तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। ए का 2, बी का 4, सी का 1। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, डी का 3, यही होगा ऑप्शन नंबर ए। चल, हाँ, तो ये हो गया आज का क्लास हमारा खत्म। अब अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, मात्राओं की बात करेंगे अगली क्लास में। तो बस थोड़ा समय देकर के, ध्यान देकर के पढ़ते चलना है और सिलेक्शन लेते चलना है। नमस्कार।